दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 7th और चैप्टर है सेकंड, जिसका टॉपिक है हमारी पृथ्वी के अंदर। अर्थात दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे पृथ्वी के आंतरिक भागों के बारे में पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे दोस्तों। यह क्लास स्टेट पीसीएस यूपीएससी एग्जामिनेशन, केंद्रीय विद्यालय टीएसटी पीएसटी पीआरटी और सी टेट, एसएससी, सीजीएल, आरओ एंड एआरओ, डी ट्रिपल एस बी, इवन ऐसे सारे एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है जिसमें यह टॉपिक आता है दोस्तों। क्लास स्टार्ट करने से पहले चार लाइनें आप लोगों के लिए, तो सुनिए दोस्तों क्या हैं चार लाइनें। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, टूट जाते हैं शीशे पत्थरों की चोट से, तोड़ दे पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो। तो आइए दोस्तों अब देखते हैं हमारी पृथ्वी के अंदर। तो इसमें जो पहला टॉपिक है पृथ्वी का आंतरिक भाग, इसमें हम इसकी जो परतें होती हैं उसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। और इसके अलावा हम लोग महाद्वीप और महासागर, महासागरीय परपटी इत्यादि चीजों के बारे में भी हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। शैल एवं खनिज के बारे में पढ़ेंगे, कैसे खनिज विभिन्न प्रकार की खुदाई करके निकाले जाते हैं। फिर इनके प्रकार कौन कौन से होते हैं, जैसे आग्नेय होते हैं, औषधि होते हैं या कायांतरित होते हैं, इन सब के बारे में भी दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे। इसके अलावा दोस्तों कुछ हम फोटोग्राफ्स भी देखेंगे, जैसे आपके सामने लाल किला बना हुआ है, यह लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। ताजमहल सफेद संगमरमर से किसने बनवाया था दोस्तों? ये शाहजहां ने बनवाया था। तो इसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे ज्वालामुखी फटते हैं और उसमें कैसे कैसे शैल जो होती हैं उनमें परिवर्तन होता है, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। छोटे से चैप्टर में बहुत अधिक जानकारी हम लोग लेने की कोशिश करेंगे। देखिए, हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है। जो हमारी पृथ्वी है दोस्तों अपने स्थान पर घूर्णन कर रही है, अपनी धुरी पर यह घूम रही है दोस्तों, और 23.5 अंश ये झुकी हुई है। पृथ्वी को 3 काल्पनिक रेखाओं में विभाजित किया गया है। मध्य से जो रेखा गुजरती है उसको विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। इसका मान 0 अंश होता है। उत्तर की ओर 23.5 अंश जाएंगे तो कर्क रेखा होगी, और विषुवत रेखा से दक्षिण की ओर जाएंगे तो 23.5 अंश पर मकर रेखा होगी। तीनों की तीनों काल्पनिक रेखाएं हैं, और जो कर्क रेखा है वह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। यह लगभग भारत को बराबर हिस्से में क्या करती, डिवाइड करती है। अगर आपसे कभी इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जाए, ऐसे कौन कौन से राज्य हैं भारत के जिनसे कर्क रेखा होकर गुजरती है, तो आप कह सकते मित्र पर गमचा झार, मी से मिजोरम, त्रा से त्रिपुरा, और पर से कुछ नहीं होता, गा से गम क्या होगा, गुजरात, माँ से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़, और मित्र पर गमछा झार, झा से झारखंड, और रा से राजस्थान। तो ये हो गए दोस्तों आपके राज्य जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती। कभी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिससे कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा होकर गुजरती है, तो वह है दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप ऐसा महाद्वीप है जिससे कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा तीनों की तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं। तो आइए दोस्तों अब हम लोग बढ़ते हैं। इसके अंदर एक बाहर, अंदर एवं बाहर निरंतर परिवर्तन होता रहता है। क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है, पृथ्वी किन पदार्थों से बना है? तो आइए दोस्तों अब हम लोग पढ़ेंगे पृथ्वी का आंतरिक भाग। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके सामने दोस्तों चित्र भी दिखाई पड़ रहा होगा। देखिए, आंतरिक कोड है, ठीक है, क्रोट, बहा, सीमा, क्रोट मेटल, मेंटल, स्थल मंडल और परपटी। देखिए, एक प्याज की तरह पृथ्वी भी एक के ऊपर एक सकेंद्री परतों से बनी। अर्थात जो पृथ्वी है यह भी परतों, मतलब कैसे बनी है, लेयर बाय लेयर बनी हुई है।
परत दर पर पृथ्वी बनी हुई है। जैसे आप प्याज को छीलते हो, परतें निकलती जाती, वैसे ही भी पृथ्वी का निर्माण हुआ है दोस्तों। तो उम्मीद है कि इतनी चीजें आप लोग समझ पा रहे होंगे। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी जो परत होती है, उसको दोस्तों भू क्या कहते हैं? भूपर्पटी कह दो, चाहे परपटी कह दो। जो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है, उसको परपटी कहते हैं। और ये सबसे पतली परत होती है। क्या होती? ये सबसे पतली परत होती है। इसी पर घास उगती है, पेड़ पौधे होते हैं, और विभिन्न प्रकार के जानवर और जीव निवास भी करते हैं। यह महाद्वीप सहित में 35 किलोमीटर एवं समुद्री सतह में केवल 5 किलोमीटर तक है। अब आप समझो, जैसे कोई महाद्वीपीय मैदानी क्षेत्र है, तो ये परत की जो मोटाई होगी ऊपरी परत से नीचे तक पृथ्वी के, वह 35 किलोमीटर कहां पर होगी? महाद्वीप में होगी। इतनी चीज क्लियर दोस्तों। और जहां पर समुद्र वगैरह होगा, महासागर होगा, वहां पर यह दोस्तों होगी 5 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी? 5 किलोमीटर तक हो जाएगी। महाद्वीपीय संहति मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्यूमिना जैसे खनिजों से बनी है। अब इंपॉर्टेंट बात समझो, जो पृथ्वी की भूपर्पटी है या परपटी है, इसकी महाद्वीपी जो मोटाई होती है या गहराई आप लोग कह सकते हैं 35 किलोमीटर, समुद्र या महासागर में 5 किलोमीटर। दूसरी बात इंपॉर्टेंट, ये जो परत है वह किन पदार्थों से या किन तत्वों से मिलकर बनी है? तो दो तत्व हैं, सिलिका और एल्यूमिना। क्या बोलेंगे? सिलिका एवं एल्यूमिना से बनी है। इसलिए दोस्तों इसको कहते हैं क्या? सीएल। क्या कहते हैं? सीएल। देखो, सीएल मीन्स क्या होता है? सी मीन्स सिलिका और एल मीन्स होता है एल्यूमिना। क्लियर दोस्तों? इतनी चीज आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, महासागर की परपटी मुख्यतः सिलिका एवं मैग्नीशियम से बनी है। और जो महासागर की होती है, वहां पर सिलिका एवं मैग्नीशियम होता है। तो इसको दोस्तों कहते हैं क्या? सीमय। क्या कहते हैं? सीमय या सीमा भी कह सकते हैं। सी से सिलिका होता है, एम से मैग्नीशियम होता है। चलिए आपको अंडरलाइन करके दिखा देते हैं। अब इंपॉर्टेंट बात है, महासागर की जो परपटी होती है वह किसकी बनी होती है? इंपॉर्टेंट बात। और इसकी मैंने ऊंचाई भी बोल सकते हैं, मोटाई भी बोल सकते हैं, गहराई भी बोल सकते हैं। वह होती है लगभग 5 किलोमीटर। सेकंड बात, ये बनी किस किस से होती है? तो ये सिलिका और मैग्नीशियम से बनी होती है। इसे शॉर्ट में हिंदी में सीमय, इंग्लिश में सीमा कह सकते हैं। एसआई से सिलिका, एम से मैग्नीशियम होता है। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। इसके पहले एक चित्र देख लो। ये देखो, आपको सामने दिख रहा है पृथ्वी का आंतरिक भाग। ये देखिए बाहाकोट। ठीक है। सीमा, अर्थात सीमा को क्या बोलते हैं? अभी मैंने आपको बताया था, सिलिका एवं मैग्नीशियम। आंतरिक कोट, मेंटल, स्थलमंडल और परपटी। अब यहां देखिए, क्या आप जानते हैं विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है? पहला जीएस का क्वेश्चन यहां पर क्लियर करें कि विश्व की सबसे गहरी खान है, वह कहां स्थित है? तो वह अफ्रीका में स्थित है। इसकी गहराई कितनी है? 4 किलोमीटर है। तेल की खोज में इंजीनियर 6 किलोमीटर गहराई तक खोद चुके हैं। पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए जो बिल्कुल असंभव है, आपको समुद्र की सतह पर 6000 किलोमीटर गहराई तक खोदना होगा। अगर पृथ्वी के केंद्र तक जाना है दोस्तों, तो 6000 किलोमीटर तक की गहराई करनी होगी। और हाईएस्ट इन्होंने तेल की खुदाई के लिए जो इंजीनियर्स वगैरह होते हैं, मात्र 6 किलोमीटर तक खुदाई की है। वैसे सबसे गहरी जो खान है वह दक्षिण अफ्रीका में है, जिसकी गहराई 4 किलोमीटर है। ये जो आपने चित्र देखा है, पृथ्वी का आंतरिक भाग है। और ये आप लोग देख रहे हैं महाद्वीपी परपटी एवं महासागरी परपटी, आप लोग देख पा रहे होंगे। देखिए, इसमें भी आपको अंडरलाइन करके कुछ चीजें बता देते हैं। चलिए आइए, एरो के माध्यम से बताते हैं। यह रहा महाद्वीपी परपटी। यहां पर जो पृथ्वी की पहली परत होती, ऊपरी परत होती, जिसको परपटी कहते हैं, इसकी जो क्या होती है, गहराई बोल सकते हैं या मोटाई बोल सकते हैं, वह होती है दोस्तों कितनी? वह हो जाती है आपकी 35 किलोमीटर। कितनी होती है? लगभग 35 किलोमीटर हो जाती। सागर की बात करें तो यहां पर दोस्तों 5 किलोमीटर हो जाती है। तो इतनी चीजें आप लोग समझ पा रहे होंगे।
आइए इसको सही लिख दें दोस्तों, ये 5 है यहाँ पर। जो पहाड़ी एरिया होता है वहाँ पर जो इसकी गहराई होती है वह दोस्तों हो जाती है कितनी, 35 किलोमीटर, और सागरों पर हो जाती है इसकी 5 किलोमीटर। परपटी के ठीक नीचे मेंटल होता है जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला है। देखो मेंटल कितनी गहराई तक होता है, वह होता है 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है। इसकी सबसे आंतरिक जो परत होती क्रोड होती है। अब आपसे कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत कौन सी है, क्रोड। क्या होती, क्रोड होती है। और जो मेंटल होती है वह 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैली होती है, जिसकी त्रिज्या कितनी होती है दोस्तों, क्रोड की। देखिए क्रोड की जो त्रिज्या होती है वह 3500 किलोमीटर होती है। कितनी होती, 3500 किलोमीटर त्रिज्या होती है। और डायमीटर अगर आपसे पूछा जाए, व्यास पूछा जाए, तो 7000 किलोमीटर तकरीबन आ जाएगा। यह मुख्यतः निकेल एवं लोहे की बनी होती है। अब देखो क्रोड किसकी बनी होती है, निकेल एवं लोहे की बनी होती है। तो इसे शॉर्ट में निफे कहते हैं, नी से निकिल, फे से फेरस। आप निफा भी कह सकते हैं, जिसको आप क्या कहेंगे, फेरस कहेंगे। तो इसे नील भी कह सकते हैं, निकिल और लोहे भी कह सकते हैं, ठीक है। केंद्रीय कोट का तापमान एवं दाब काफी उच्च होता, अर्थात यह अधिक होता। पृथ्वी, अब देखिए यहां पर लिखा, क्या आप जानते हैं पृथ्वी का आयतन केवल 1% हिस्सा ही परपटी है। देखो इंपॉर्टेंट बात है बहुत दोस्तों, यहां पर समझे। जो पृथ्वी के आयतन का केवल, जो पृथ्वी का आयतन है उसका 1% हिस्सा क्या है, परपटी है। 84% क्या है, मेंटल है। 15% क्या है, क्रोड है। देखो 3 हिस्से में डिवाइड हो गए। जो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है वह 1% पर फैली हुई है, 1% का मान रखती है। दूसरा जो मेंटल है 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला है, यह पृथ्वी का 84% हिस्सा कवर करता है। इसके अलावा जो सबसे अंतिम हिस्सा होता है, अंतिम आंतरिक भाग होता है पृथ्वी का, उसे क्रोड कहते हैं। यह किससे बना होता है, यह बना होता है दोस्तों निकल एवं लोहे से, इसे निफे भी कहते हैं। यह पृथ्वी का 15% हिस्सा कवर करता है। पृथ्वी की जो त्रिज्या है 6371 किलोमीटर है। कितनी, 6371 किलोमीटर है। और तो यह रही पृथ्वी की त्रिज्या। और अभी 3500 जो मैंने बताई थी दोस्तों, वह थी त्रिज्या क्रोड की। अब हम लोग देखेंगे शैल एवं खनिज। देखो शैल मीन्स क्या होता है, पहाड़ पत्थर, यही सब चीजें होती हैं। तो इसमें देखिए पढ़ते हैं क्या है, कंटेंट समझते हैं। पृथ्वी की भूपर्पटी अनेक प्रकार के शैलों से बनी है। हम सभी लोग जानते हैं विभिन्न प्रकार के पत्थरों से या पहाड़ों से पृथ्वी का निर्माण हुआ है। पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को शैल कहते हैं। जो प्राकृतिक रूप से पिंड प्राप्त हो, पहाड़ प्राप्त हो या पहाड़ के टुकड़े अन्य चीजें प्राप्त हो, तो उसे शैल कहते हैं। शैल विभिन्न रंग, आकार एवं गठन के हो सकते हैं, बिल्कुल दोस्तों हो सकते हैं। और यह मुख्यतः कितने प्रकार के पाए जाते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला समझो, पहला दोस्तों है आग्नेय, जिसको इग्नियस कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, इसको इग्नियस कहा जाता। दूसरा होता है औषधि शैल, जिसको सेडिमेंट्री शैल कहा जाता है। तीसरा होता काया कायांतरित होता है, जिसको मेटामॉर्फिक सेल कहा जाता है। तो इतनी चीजें आप समझ पाए होंगे। आप समझो ये सेल वगैरह देखो निकलते किससे, आग में स्पेशली है ज्वालामुखी से निकलते। किससे, ज्वालामुखी से निकलते हैं। और इन्हीं से इनका अभी कंटेंट समझते हैं। देखो दोस्तों, इसके पहले देख लेते हैं शब्द की उत्पत्ति। जो इग्नियस है, जिसको आपने दोस्तों अभी क्या पढ़ा है, आग्नेय शैल के रूप में पढ़ा। किसके, आग्नेय शैल। आग्नेय शैल को इंग्लिश में इग्नियस कहा जाता है। तो इग्नियस एक लैटिन शब्द है, इग्निस, जिसका अर्थ होता है अग्नि। क्या होता है दोस्तों, जिसका अर्थ होता है अग्नि। अब पढ़ेंगे सेडिमेंट्री। सेडिमेंट्री को हिंदी में औषधि शैल कहा जाता है। और यह लैटिन शब्द सेडिमेंटम से बना है। किससे बना है, यह सेडिमेंटम से बना है, जिसका अर्थ होता स्थिर, अर्थात एक जगह जमा हुआ या रुका हुआ। क्लियर। तीसरा मैंने आपको बताया था कायांतरित शैल, जिसको इंग्लिश में मेटामॉर्फिक
फिक कहते हैं। यह ग्रीक शब्द मेटामॉर्फोस से बना है। किससे बना है? मेटामॉर्फोस से बना है दोस्तों, जिसका क्या अर्थ होता है? जिसका अर्थ होता है रूप परिवर्तन, अर्थात परिवर्तित होकर अपने रूप को धारण करना। आइए अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए, द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है। इस प्रकार बने शैल को आग्नेय शैल कहते हैं। अब इंपॉर्टेंट बात है कि आग्नेय शैल, जिसको आप लोग इग्नियस कहते हैं, वह बनता कैसे है? जब मैग्मा क्या होता है, बाहर निकलता है ज्वालामुखी मुख से और वह ठंडा हो जाता है, तो वह आग्नेय शैल का निर्माण करता है। और आग्नेय शैल को ही क्या कहते हैं? प्राथमिक शैल भी कहते हैं। आग्नेय शैल दो प्रकार के होते हैं। पहला देखो दोस्तों, अंतर्भेदी और बहिर्भेदी। जो आग्नेय शैल है, बनता कैसे है कि ज्वालामुखी से मैग्मा निकला और वह बाहर जाकर ठंडा हो गया। इसको हम लोगों ने क्या कहा? इसको कहा गया इग्नियस या आग्नेय शैल। इसको प्राथमिक शैल भी कहते हैं और इसके दो पार्ट्स होते हैं, अंतर्भेदी शैल एवं बहिर्भेदी शैल होता है। क्या आप ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा की कल्पना कर सकते हैं? वास्तव में आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा ही लावा होता है। ठीक है, क्या होता है? यह दोस्तों होता है, क्लियर, जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आता है। जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है तो यह तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। परपटी पर इस प्रकार से बने सेल को बहिर्भेदी सेल कहते हैं। अब आप समझो यहां से। देखिए दोस्तों, यहां से हम लोग समझते हैं मैटर क्या है। देखो, जो द्रवित लावा होता है जब पृथ्वी की सतह पर आता है, ठीक है, और वह क्या होता है, बहुत तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। क्या होता है? ठोस बन जाता है। और जब भूपर्पटी पर या परपटी पर या पृथ्वी की सतह पर इनसे शैल बनते हैं, पत्थर बनते हैं, तो इसी को बहिर्भेदी अग्नि आग्नेय शैल कहते हैं। इनकी संरचना बहुत महीन दानों वाली होती है। उदाहरण के लिए बेसाल्ट क्या है? उदाहरण के लिए आप बेसाल्ट समझ सकते हैं। दक्कन पठार बेसाल्ट शैलों से ही बना है। जो दक्कन पठार है वह बेसाल्ट शैलों से बना है, आग्नेय शैलों से बना है। आग्नेय के अंतर्गत बहिर्भेदी जो शैल होती हैं आग्नेय शैल, उनसे बना है। द्रवित मैग्मा कभी कभी भूप्रवृत्ति के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है। देखिए, जब लावा बाहर निकले और जम जाए बाहर तो वह बहिर्भेदी हो गया। और जब बाई चांस मैग्मा भूप्रवृत्ति के अंदर ही रह जाए और ठंडा हो जाए और इससे फिर ठोस शैलें बन जाएं, तो उसको अंतर्भेदी आग्नेय शैल कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतर्भेदी आग्नेय शैल कहते हैं। धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दानों का रूप ले लेते हैं। किसके? बड़े दानों का रूप ले लेते हैं। दो पहचान होगी, छोटे दानों में जो बाहर मैग्मा जमेगा वह बहिर्भेदी आग्नेय शैल कहलाएगा। इसके अलावा जो मैग्मा अंदर रहेगा, बड़े दानों के साथ ठंडा होकर जम जाएगा, वह अंतर्भेदी आग्नेय शैल कहलाएगा। ग्रेनाइट ऐसे ही शैलों का एक उदाहरण है। ग्रेनाइट क्या है? ग्रेनाइट ऐसे ही शैलों का एक उदाहरण है। देखिए, लेई मसालों तथा दानों का चूर्ण बनाने के लिए जिन अपघर्षण पत्थरों का उपयोग होता है वे ग्रेनाइट के बने होते हैं। आज दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात समझ लो। देखिए दोस्तों, चक्कियों में आपने पत्थर लगे हुए देखे होंगे, वो जो सिलबट्टा आप घर पर रखते हैं मसाला पीसने के लिए, ये लेई बनाने के लिए जिस पर रोटी बेली जाती है उसको आप रखते हैं, वह ग्रेनाइट के बने होते हैं। ये अंतर्भेदी आग्नेय शैलों से बनते हैं। शैल लुढ़क कर, चटक कर तथा एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। इन छोटे कणों को अवसाद कहा जाता है। अब देखो, आपने एक चीज पढ़ ली, आग्नेय शैल। इसमें दो पार्ट्स आपने पढ़े, बहिर्भेदी अंतर्भेदी। अब जब ये बन गए थे, इसका ये क्या होते हैं, शैल लुढ़कने लगते हैं, अपने आप चटक जाते हैं और एक दूसरे से टकराकर जब ये छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाते हैं, तो इनको कहा जाता अवसाद शैल। ये अवसाद हवा, जल के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाकर जमा किए जाते हैं। ये अद्रढ़ अवसाद दबकर एक कठोर होकर शैल की परत बनाते हैं और इस प्रकार शैलों को अवसादी शैल कहा जाता है। क्लियर दोस्तों? उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर, क्या देख सकते हैं आप लोग? बलुआ पत्थर रेत के दानों से बनता है। इन शैलों में पौधों, जानवरों
एवं अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं जो कभी इन सेलों पर रहे हैं के जीवाश्म भी मिल सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आप समझें, अगर आपसे दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए, ऐसी कौन सी सेल की परत है जिसमें जीवाश्म पाए जाते हैं, तो आप आंख बंद करके कह सकते हैं औषधि सेल। क्या है? औषधि सेल होता है और इसमें क्या होता है, विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे जानवर अन्य चीज रहे, इन पर इनके जीवाश्म भी मिलते हैं। आग्नेय एवं औषधि सेल उच्च ताप एवं दाब के कारण कांतरित सेलों में परिवर्तित हो जाते हैं। देखिए, जब आग्नेय सेल का टेम्परेचर बढ़ता है या औषधि सेलों का टेम्परेचर बढ़ता है, तब यह कांतरित सेलों में परिवर्तित हो। कांतरित शब्द का ही मतलब होता है अपने आप में कुछ ना कुछ परिवर्तन करना। अब आपके सामने चित्र है 2.3 कांतरित सेल में परिवर्तित औषधि सेल। औषधि सेल कांतरित सेल में परिवर्तित हो गई है। आग्नेय एवं औषधि सेल उच्च ताप एवं दाब के कारण कांतरित सेलों में परिवर्तित हो जाते हैं। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी, स्लेट एवं चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाते हैं। चिकनी मिट्टी स्लेट में एवं चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित दोस्तों हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, शैल हमारे लिए बहुत उपयोगी है, बिल्कुल दोस्तों हैं। आप देखिए, राजस्थान पूरा पत्थरों से उन्होंने हवेली, पुरानी ऐतिहासिक कोई भी आप इमारत उठा के देख लीजिए, मैक्सिमम पत्थरों से बनी है। कुछ ही ऐसी इमारतें हैं जो ईंटों से बनाई गई हैं। दोस्तों, राजस्थान, पूरे राजस्थान में चलन है, लोग मैक्सिमम पत्थरों से ही घर बनाते हैं। तो देखिए, शैल हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। कठोर शैलों का उपयोग सड़क, घर एवं इमारत बनाने के लिए किया जाता है। आप पत्थरों का उपयोग कई खेलों में करते हैं, उदाहरण के सात पत्थर, पिट्ठू जिसको कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है दोस्तों, आपको बता देते हैं ये कौन सा खेल होता है। तो ये खेल होता है कि ऐसे अ, चौकोर टाइप की गिट्टी गिट्टी बना ली जाती है, एक के ऊपर एक सात गिट्टी रख दी जाती है, फिर गेंद से उसको मारा जाता है और जो मारता है वो फटाफट क्या करता है, जैसे वो गिट्टी में लग जाती है, गिट्टी जब बिखर जाती है तो वो गिट्टी को उठाकर फटाफट रखने की ऊपर ऊपर कोशिश करता, अर्थात सातों गिट्टी को ऊपर ऊपर रख देता है। तब तक दूसरा व्यक्ति गेंद उठाकर उसको मारने की कोशिश करता है। यह होता है सात पत्थर पिट्ठू गेम। चिविड्डी, स्टापू एवं किटकिट, पांच पत्थर गिट्टी वाला। आपने अपने दादा दादी, माता पिता, पड़ोसियों आदि से पूछकर अन्य खेलों की भी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों, हो गया। आइए कुछ और करके सीखे। देखिए, लाल किला लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। ताजमहल जो कि पूरे वर्ल्ड में फेमस है, विश्व का सातवां अजूबा है, ये सफेद संगमरमर से बना हुआ है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि नहीं, निश्चित दशाओं में एक प्रकार की शैल चक्री तरीके से एक दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं। एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तन होने की इस प्रक्रिया को शैल चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं? शैल चक्र कहते हैं। आप जानते हैं कि द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस आग्नेय शैल बन जाता है। ये आग्नेय शैल जब छोटे छोटे टुकड़ों में टूट कर या अपने आप में बिखर जाते हैं, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये स्थानांतरित भी हो जाते हैं। फिर यह बनाते हैं औषधि सेल। ठीक, आग्नेय सेल टूटा, बिखरा, एक स्थान से दूसरे स्थान गया, तो औषधि सेल बनाया। औषधि सेल में ही जीवाश्म पाए जाते हैं। ताप एवं दाब के कारण ये आग्नेय एवं औषधि सेल कांतरित होते, किसमें? कांतरित सेल में ये बदल जाते हैं। अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण कांतरित सेल पुनः पिघलकर द्रवित मैग्मा बन जाती है। द्रवित मैग्मा पुनः ठंडा होकर ठोस आग्नेय शैल में परिवर्तित हो जाता है। तो इतनी चीजें आप लोग समझ पा रहे होंगे, बिल्कुल। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए कैसे इसको सेल चक्र को समझते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बिल्कुल, आ जाइए दोस्तों, यहां से देखते हैं। थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। यहाँ पे ले आते हैं। ये रहा दोस्तों, देखिए, ये रही औषधि सेल। ये औषधि सेल, देखो सबसे पहले देखो आग्नेय सेल। आग्नेय सेल बना औषधि सेल, क्लियर। आग्नेय सेल बना टूट कर किसमें? औषधि सेल में। फिर जब औषधि सेल और आग्नेय सेल को अधिक तापमान और टेम्परेचर मिला, दाब मिला, तो यह कांतरित सेल में परिवर्तित हो गया। फिर यह पिघलकर मैग्मा में बना, फिर यह मैग्मा से आकर दोस्तों फिर आग्नेय सेल में बना। अर्थात जहां से शुरुआत होती है वहीं पर अंत होता है। आग्नेय सेल से औषधि सेल, फिर आग्नेय जो औषधि सेल होती हैं वह कांतरित सेल में। कांतरित सेल में जब तापमान बढ़ता है तो यह पिघल जाता है, पिघलकर मैग्मा बनता, मैग्मा से फिर से आग्नेय सेल बन जाती हैं। सेल विभिन्न खनिजों से बनती हैं।
खनिज प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पदार्थ हैं जिनका निश्चित भौतिक गुणधर्म एवं निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। खनिज मानव जाति के लिए महत्वपूर्ण है। कुछ का उपयोग ईंधन की तरह होता है, जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस एवं पेट्रोलियम। इनका उपयोग उद्योगों, औषधि एवं उर्वरक में भी होता है, जैसे लोहा, एल्यूमिनियम, सोना, यूरेनियम आदि। इतनी चीजें दोस्तों आप ध्यान रखें, ये सब चीजें हम लोग कहाँ, सब कुछ हमको खनिजों से ही प्राप्त होती जब खुदाई होती है। क्या होता है, खुदाई से ये चीजें प्राप्त होती, फिर इनका क्या होता है, शुद्धिकरण होता है, प्यूरिफिकेशन होता है, फिर दोस्तों ये अलग अलग फॉर्म में प्राप्त होते हैं। तो इतनी चीजें आप लोगों ने पढ़ ली। आइए एक बार पूरा देख लेते हैं। हम लोगों ने पृथ्वी के आंतरिक हिस्से को पढ़ा। सबसे अंदर वाला क्रोड है, ठीक है, फिर मेंटल है, सबसे ऊपर परपटी है। परपटी 1% पर है। क्रोड जो मेंटल है ये आपका 84% पे है। सिर्फ और सिर्फ क्रोड जो आंतरिक हिस्सा है यह 15% पर फैला हुआ है। महाद्वीपी पर 35 किलोमीटर तक इसकी है क्या ऊंचाई, और महासागर पर 5 किलोमीटर तक। क्लियर। और जो इसकी पहली परत होती है वह सिलिका एल्युमिनियम से बनी होती है, जिसको Cl कहा जाता है। और जो दूसरी परत बनी होती है महासागरों वाली, वह सीमा से बनी होती है, जिसको दोस्तों सिलिका एवं मैग्नीशियम कहा जाता है। जो मेंटल होता है वह 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है। और आपको बता दें दोस्तों, जो क्रोड है, क्रोड की जो त्रिज्या होती है 3500 किलोमीटर होती है। पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर है। सेल खनिज की बात करें तो मुख्य रूप से सेल 3 प्रकार के होते हैं। आग्नेय, जिनको इग्नियस क्या कहते हैं, इग्नियस कहते हैं। औषधि दूसरी है, कांत्रित तीसरी है। तो इतनी चीजें आप लोगों ने दोस्तों इसके अंतर्गत पढ़ी। जीवाश्म हमेशा औषधि सेल में पाए जाते हैं। कांत्रित सेल क्या होता है, कैसे बनता है, यह दोस्तों बनता है आग्नेय और औषधि सेल के परिवर्तन से यह बनता है। दो आपको चित्र भी दिख रहे हैं, ताजमहल और लाल किला। यह आपको दोस्तों मैंने समझाया था, सेल चक्र आग्नेय शेल बनता है औषध, और औषधि और जो आग्नेय शेल होती मिलकर बनती कांत्रित, कांत्रित पिघल कर बनता मैग्मा, और मैग्मा से फिर बनता आग्नेय शेल। दोस्तों ये आपने चैप्टर पढ़ा, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर किसी भी टाइप की प्रॉब्लम हो प्लीज कमेंट्स करें, और वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।